हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से एक न्यू मूवी मांगा लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि टाविस्ट और मॉन्स्टर ऐसे नॉवेल जिनमें गॉड्स प्रकट होते हैं। जब मैं जागा तो किसी तरह एक नॉवेल में इंटर कर गया और एक टाइगर बन गया। और हमें कुछ बंदे आपस में बात करते हुए दिखाए जाते हैं। कोई कहता है कि उसे बिना एक भी भौंकने के मार डाला गया, ये बिना कोई निशान छोड़े चला गया। तो दूसरा बंदा कहता है कि ये कोई ऑर्डिनरी एनिमल नहीं है। तो दो बंदे वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि आपने जो जाल बिछाया था वो अभी भी बरकरार है, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने इसे सही जगह पर रखा है। तो दूसरा कहता है कि अगर इससे बच भी जाता तो भी इसके कुछ अंश जरूर होते, पर बिल्कुल भी नहीं है। तो दूसरा बंदा कहता है कि मैंने ऐसा चतुर जानवर पहली बार देखा है, चलो अभी पहाड़ से नीचे चलते हैं। तो सामने वाला बंदा बोलता है कि शांत हो जाओ, मैं भी सोच रहा हूँ। और अपने मन में कहता है कि डैम इट, क्या हम इसके जाल में फंस गए? अगर हम अभी चले गए तो वो हमें खा जाएगा, लेकिन हम यहाँ नहीं रुक सकते। चलो ठीक है, फिर नीचे चलते हैं, जाल यहीं छोड़ दो, हम इसे कल लेने वापस आएंगे। वैली तक पहुंचने से पहले ग्रुप में जर्नी ना करना। जैसे वो जाने की कोशिश कर रहा होता है तभी एक बंदा हमें मारा जाता है और हमें एक टाइगर के पंजे का भी दिखाया जाता है। और हम देखते हैं कि उसके पास से ब्लू कलर का ऑरा निकल रहा होता है। ये देख के बाकी सभी डर जाते हैं और वो अपना तीर कमान रेडी करते हुए कहता है कि मैं इसे जान से मार दूंगा। लेकिन वो टाइगर दहाड़ मारता है और उसको भी वही जान से मार डालता है और सामने वाले बंदे का हाथ कट जाता है। वो डरते हुए कहता है कि जैसे कि मैंने उम्मीद की थी, हमने कुछ ऐसा गड़बड़ कर दिया जिसे नहीं करना चाहिए था। ये डेफिनेटली सैन गन होगा, पहाड़ का लॉर्ड। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और एक गांव का भी। कोई कहता है कि आपने कहा कि आज वो दिन है। तो दो लोग आपस में खाना खाते हुए बात कर रहे होते हैं। एक बंदा कहता है कि हाँ, तो दूसरा बोलता है कि तुम्हें पता है क्या वो बलिदान जो सैगन को अर्पित किया जाएगा? तो दूसरा कहता है कि हाँ, वो आज रात होगा। तो दूसरा बंदा बोलता है कि इस बार किसे ऑफर दिया जाएगा? तो एक बंदा बोलता है कि क्या बेग जी फैमिली में कोई गुलाम नहीं है? तो दूसरा बंदा बताता है कि ब्राइट ब्लू बालों और नीली आंखों वाली एक गर्ल होस्ट की तरह दिखती है। फिर हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा खड़ा होता है। उसे कोई कहता है कि यंग मास्टर, और हमें एक बूढ़ी आंटी और एक छोटी बच्ची का भी दिखाया जाता है। वो जो यंग मास्टर होता है वो कह रहा होता है कि बहुत बढ़िया काम, तुमको यहीं रहना चाहिए नैनी, और इस बच्ची को मेरे पीछे आने दो। लेकिन वो नहीं जा रही होती है तो चिल्ला के बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, जल्दी से मेरे पीछे आओ। तो वो डरते हुए कहती है कि ठीक है। और वहाँ पर एक घोड़ा गाड़ी आ जाता है और उसको बैठा के ले जाया जा रहा होता है। और वो लड़की जो बच्ची होती है वो कांप रही होती है और उसी माउंटेन पर ले जाया जा रहा होता है। दो बंदे आपस में देखते हैं और उस घोड़े गाड़ी को वहीं छोड़ के तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं और वहाँ पर वो अकेली रह जाती है। उस घोड़े गाड़ी से उतर के बाहर आती है और आसपास देखते हुए कहती है कि ये तो वाकई बहुत बड़ा है। अपने मुंह पे हाथ रखते हुए कहती है कि नहीं, ये बहुत बेवकूफी है। आप जल्दी ही मिस्टर सैंगन से मिलेंगे, इसलिए बेवकूफी मत दिखाओ। तुमको ठीक से बिहेवियर करना होगा ताकि वो एंग्री ना हो जाए, क्योंकि तुम ही हो जो सैंगन दुल्हन बनोगी। और वो बस जा रही होती है और कह रही होती है कि यहाँ तो बहुत ज्यादा ही अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। और रो रही होती है और कह रही होती है कि मैं अब आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। तभी उसे आवाज आता है कि आखिर तुम हो कौन? ये देख के उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और कांप रही होती है और वहीं पर गिर जाती है। और उसे फिर से आवाज आता है कि आखिर तुम हो कौन? तो वो डरते हुए कहती है कि मिस्टर सैनगन, मैं चोवा हूँ जिसने मिस्टर सैनगन से आपकी दुल्हन के रूप में मैरिज किया है, मेरे हस्बैंड। ये बातें सुन के ये टाइगर और ये हमारा एमसी होता है, हमारा एमसी एकदम गुस्सा आ जाता है। और ये जो बच्ची होती है ब्लश करते हुए अपने मन में कह रही होती है मैंने उसे बता दिया। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा एमसी उसके सामने एकदम जान तरह खड़ा होता है और हमारा एमसी से चिल्ला के चुहा कह रही होती है पहले तो मेरी बड़े बहनों ने कहा कि वो बीमार है, लेकिन तुम्हारी ब्राइड बनने के लिए मुझे पेशेंट रखना होगा, तो प्लीज मेरा ख्याल रखना, मेरे हस्बैंड। तभी हमारा एमसी अपनी पावर को रिलीज करके उससे कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, और एक दहाड़ मारता है जिससे उसके बाल भी उड़ने लगते हैं। और हमारा एमसी कह रहा होता है कि मुझे परवाह नहीं है कि वो पुजारी या वुमेन। और हम देखते हैं कि तभी वो जोर जोर से रोने लगती है। तो हमारा एमसी कह रहा होता है कि अरे तुम ये क्या कर रही हो, अरे रो मत है, चुप हो जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो फिर से जोर जोर से रोने लगती है। हमारा एमसी अपना कान को बंद करते हुए कहता है कि मुझे लोगों के रोने की आवाज से नफरत है। हमारा एमसी उससे कहता है कि प्लीज रोना बंद करो, ठीक है, तुम अचानक रोने क्यों लगी हो? तो वो रोते हुए कहती है कि लेकिन मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि तुम मुझसे नाराज हो गए। तो हमारा एमसी उसके आंसू को पोंछते हुए कहता है कि काफी रात हो चुकी है, तुमको आज रात यहीं रुकना चाहिए। तो वो बोलती है क्या तुम सच में ऐसा कह रहे हो? तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ। हमारे एमसी का हाथ पकड़ लेती है और नाक और सब लगा देती है। हमारा एमसी भी देखता है अपने हाथ को और एक फनी जैसा मुंह बना लेता है। अगले सीन में देखते हैं कि हमारे एमसी के ऊपर सो रही होती है, लेकिन हमारा एमसी नहीं सो पाता और अपने मन में कह रहा होता है कि तुम कितने शांति से सो रही हो, इस दुनिया में इतने बर्फ जैसे सफेद बाल होना एक्सट्रीमली रेयर है। व्हाइट ब्लस्ट घोस्ट ऑफ द हेयर, ब्लड कर्स का यूज करने वाली एक वुमेन जो फाइनली खुद भी कर्स हो गई है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि उसके जैसी कमजोर बच्ची गहरे समुद्र में रहने वाली एक भयानक भूतनी में बदल सकती है। फिर भी ब्लड कर्स वाले भूत का ब्लड एक वैल्यूएबल इलेक्जर है
जिसकी सभी प्राणी इच्छा करते हैं। मुझे अपने गुस्से पर काबू रखने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसे में तुम्हारे बगल में रहना खतरनाक हो सकता है। एक बच्चा जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। अभी हम देखते हैं कि वो भी उड़ जाती है। हमारी एमसी से कहती है कि हस्बैंड तुम जाग गए हो। अब याद आया ये हमारी पहली रात थी, क्या ये सही नहीं है मेरे हस्बैंड? हमारा एमसी वहाँ से उठता है और कहता है कि तुम ये कैसी बकवास कर रही हो, सुबह का सूरज निकल आया है, अब तुमको घर वापस जाना चाहिए। हमारे एमसी से कहती है कि लेकिन मैं घर नहीं जा सकती, उसने कहा था कि अगर मैं कभी वापस आई तो वो मुझे सुअर की तरह पीटेगा। तो हमारा एमसी कहता है कि वो कौन था जिसने तुमसे ऐसा कहा? तो वो बताती है कि वो मास्टर बेक है, जिनसा फैमिली का। तो हमारा एमसी ये बात सुनकर थोड़ा गुस्साता है और अपने मन में कहता है कि क्या ये हो सकता है कि शिकारियों को भेजने वाले लोग निचले गाँव के थे? अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि ये बच्चा एक लिविंग सेक्रीफाइस है। हमारे एमडी से चूहा कहती है कि प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं अच्छी तरह कपड़े भी धुल लेती हूँ, मुझे खाने पीने को लेकर कोई नखरे नहीं है। वैसे तो आप खुद हर चीज में माहिर है, लेकिन और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है अगर मैं उसे वापस शहर भेज भी दूं तो भी शायद उसे फिर से बाहर निकाल दिया जाएगा या मार दिया जाएगा। चलो इसके बारे में ना सोचते हैं, ठीक है मैं उसे बेग गाँव के अलावा कहीं और भेज सकता था, और अगर मैं उसे कुछ जड़ी बूटियां दे दूं जिन्हें वो अच्छे खासे पैसे में बेच सकती है तो वो अपने दम पर लाइफ बिता सकेगी। मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ। और हमारा एमसी उससे कहता है कि चलो मुझे फॉलो करो। फिर हमारा एमसी बाहर आता है गुफा से और उसको कुछ जड़ी बूटियां भी देता है और वो जिंगसेंग होता है और वो पूछती है कि ये क्या है? हमारा एमसी बताता है कि ये जंगली जिंगसेंग की जड़ें हैं, इन्हें ऊंची कीमत पर बेचा जा सकता है, इसे लेकर उंगोल गाँव जाओ, बेग गाँव नहीं। तो वो बोलती है कि लेकिन मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। हमारा एमसी कहता है कि मैं तुम्हारा पति कब बन गया? बकवास करना बंद करो और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, इतने तो तुम्हारे सर पर छक के लिए काफी है, इसलिए इसे मत खोना। तो हमारी एमसी से कहती है कि लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे बस मेरा हस्बैंड चाहिए। तुम्हारा एमसी अपने पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि मुझे गुस्सा दिलाना बंद करो, और अपने मन में कहता है कि मैं बेक्सान का रूथलेस रूलर हूँ, वो जो डिवाइन बॉडी का निर्माण करेगा और दाव को प्राप्त करेगा। हमारे एमसी भी जा रहा होता है तो हमारे एमसी से कहती है कि हस्बैंड। हमारा एमसी चिढ़ते हुए कहता है कि तुम मेरी वाइफ नहीं हो। तो वो बोल रही होती है मुझे तो पहाड़ से नीचे उतरने का रास्ता भी नहीं पता, या फिर उंगोल गाँव जाने का रास्ता। तो ये बातें सुनने मन में सोचता है कि उसे छुटकारा पाना कितना झंझट भरा काम है। तो हमारे एमसी नीचे झुकता है और कहता है जी चलो मेरे ऊपर आ जाओ, मैं इसे दोबारा नहीं कहूंगा। तो वो बोलती है कि ठीक है आ रही हूँ। हमारे एमसी को पकड़ के चढ़ने लगती है। तो हमारा एमसी भी अपने मन में कहता है कि क्या तुम किनारे से ऊपर नहीं चढ़ सकती थी? फिर हम देखते हैं कि हमारे एमसी के ऊपर बैठ जाती है। नजारे को देखते हुए खुश होते हुए कहती है कि मैं सबसे पहले तुम्हारी सवारी करूंगी, और हमारे एमसी के सर पे मार रही होती है और कह रही होती है कि चलो हस्बैंड चलो चलते हैं। हमारे एमसी जाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा कोई हस्बैंड नहीं हूँ। फिर वो लोग उंगोल सिटी पहुंच जाते हैं। ये देख के वो चूहा कहती है कि ये उंगोल गांव है, ये तो बिल्कुल देखने में बड़ा अच्छा दिखता है। हमारे एमसी का कान खींच रही होती है तो हमारा एमसी कह रहा होता है कि खींचना बंद करो, मेरे कान दुख रहे हैं। तो कान को छोड़ते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, और हमारे एमसी को जोर से हक कर लेती है और वहाँ से उतर जाती है। तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे हक मत करो। जाते हुए कहता है कि ठीक है, जब तक मजा आया, अच्छा लगा, गुड बाय, चलो अब कभी एक दूसरे से ना मिले। तो हमारे एमसी का पूछ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मुझे अकेले नहीं छोड़ सकते। तो हमारा एमसी भी ये देख के हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि हे ये एनिमल का टेल है और ये बहुत जल्दी सेंसिटिव होता है, तुम्हें पता है ना। तो चौवा कह रही होती है कि ये तुम्हें मिलेगा, तुमको क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो हमारा एमसी कहता है कि इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तो चौवा कह रही होती है अब जब हमारी पहली रात बीत चुकी है तो तुमको अपनी वाइफ का ख्याल रखना होगा। तो हमारा एमसी कहता है कि आखिर जानवर और इंसान आपस में शादी कैसे कर सकते हैं? जिन चीजों को तुम नहीं समझते उनके बारे में बात मत करो। तो चौवा चिल्ला के कह रही होती है कि लेकिन चौवा की मैरिज माउंटेन टाइगर से हुई है, इसलिए तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तो हमारे एमसी का पसीने छूटने लगते हैं और अपने मन में कह रहा होता है कि मैंने अभी अभी जंगली जिनसेन दिया है तुम्हें, तुम इसे बेचकर एक अच्छा लाइफ जी सकती हो। तो वो फेंकते हुए कहती है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे घास या जड़ों की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये सब देख के अपने मन में हमारा एमसी कह रहा होता है कि तुम ये क्या कर रही हो, ये तो अनमोल है, मुझे इसे खत्म ही करना होगा। मैं इस विधि का यूज नहीं करना चाहता था लेकिन अब कोई रास्ता नहीं है। तो हमारे एमसी उससे कहता है कि जाओ और गांव में जंगली जिनसन बेचो। तो वो बोलती है कि बेच दूं। तो हमारे एमसी कहता है कि हाँ तुम इसे बेचकर शादी भी कर सकती हो, तुम इस तरह लाइफ भी जी पाओगी। तो ये बात सुन के वो खुश हो जाती है और हमारे एमसी से कहती है कि ठीक है मैं इसे करती हूँ, मैं जल्दी वापस आऊंगी, कहीं मत जाना। हमारा एमसी भी कहता है कि ठीक है आराम से जाओ और अपना तुम टाइम ले लो। और जैसे जा रही होती है तो वो गिर जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है
बताता है कि वो गांव में आ जाती है और एक बूढ़े आदमी के पास आती है और कहती है कि ग्रैंडपा, मैं इसे बेचने आई हूँ। और ये देख के ग्रैंडपा के पसीने छूट जाते हैं और वो पीछे गिर जाता है और वो देखता है तो वो छोटी बच्ची होती है और अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे लगा कि ये कोई भूत है, तो तुम यहाँ कुछ बेचने आई हो, चलो ठीक है मुझे दिखाओ। तो वही जिनसिन को दिखाती है। ये देख के एकदम हैरान हो जाता है ये बुढ़ा और अपने मन में कहता है कि ये कैसे हो सकता है, बच्ची तुम्हें ये कहाँ से मिला। तो वो बताती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ये दिया है। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड। तो चौवा बोलती है कि हाँ, मुझे इसे बेचना होगा और शादी करनी होगी। जेंसन को देख के ये बुढ़ा अपने मन में कहता है कि ये 300 साल से ज्यादा पुराना है, लगता है इस बच्चे को इसकी कीमत का अंदाजा नहीं है और वो दिखने में बेवकूफ लगती है, उसे ठगना तो बिल्कुल आसान होगा, मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ। मैं क्या सोच रहा था, मैं इतने छोटे बच्चे को कैसे बेवकूफ बना दिया। और वो चौवा से कहती है कि बच्ची, मेरे पास इसे खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है, तुमको रिच किम के घर जाना चाहिए, जाओ और कहो कि फार्मासिस्ट चाओ चिलसम ने तुम्हें यहाँ जंगली जिनसिंग बेचने के लिए भेजा है। तो वो बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई और वो वहाँ से जा रही होती है। फिर हमें हमारे एमसी का दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी खाते हुए कहता है कि ये तो वही है, शांति से खाया गया माफ यकीनन सबसे डिलीशियस होता है। दुनिया ऐसा ही होनी चाहिए, एक ऐसी दुनिया जिसमें दुख केवल मुखों पर ही आता है। अब अगर इस बारे में सोचो तो क्या मैं भी पीड़ित नहीं हूँ, लेकिन अगर वो यहाँ वापस आने में कामयाब हो जाती है तो क्या होगा। नहीं 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 नहीं, इसे इसे छोड़ दो यहीं पर, मैं एक माउंटेन टाइगर हूँ, मैं किसी छोटी बच्ची से लगाव नहीं रख सकता। तो कोई कहता है कि क्या तुमको चिंता नहीं है। तो हमारा एमसी उससे कहता है जी उस बच्चे के बारे में। तो सामने वाला कहता है कि मैं उस बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारा एमसी कहता है कि तुम्हारा मतलब फिर क्या है। ये सच है कि मुझे जिनसिंग को लेकर चिंता होती है। तो सामने वाला कहता है कि हाँ, प्रीसियस जंगली जिनसिंग का लुप्त होना, बुरे स्वभाव वाले लोगों द्वारा ठगे जाने से, लूट और किडनैप का शिकार होना, इतना ही नहीं वो इसके लिए बच्चे को जान से भी मार सकते हैं। ये बात सुन के हमारा एमसी भी थोड़ा हैरान होता है और हमें कोई बंदे को दिखाया जाता है जो वो खा रहा होता है। उससे कोई कहता है कि मिस्टर डैगम। तो फिर ये डैगम जो होता है वो चिल्ला के कहता है कि खाना खाते समय मुझे परेशान मत करो, मेरे पास शराब खत्म हो गई है। अरे यार ये क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर एक बंदा आके बोलता है कि फार्मासिस्ट चाओ चिल ने सिफारिश पर एक बच्चा जंगली जिनसिंग बेचने आया था। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि जंगली जिनसिंग। तो चौवा जिनसिंग को दिखाती है। ये देख के ये बंदा हैरान होता है, अपने मन में कहता है कि ओ माय गॉड, ये तो एक प्रीसियस खजाना है, मैंने इसे पहले कभी इतने बड़े आकार का जंगली जिनसिंग नहीं देखा। एक बच्चे के हाथ ये कैसे लगा, बर्फ जैसे व्हाइट हेयर, ये हो सकता है। और चौवा से पूछता है कि छोटी बच्ची, क्या तुम शायद एक स्लेव हो। तो चौवा बोलती है कि तुमको कैसे पता चला। तो ये बात सुन के वो चिल्ला के बोलता है कि बलि के लिए भेजे गए गुलाम के जिंदा रहने की बात तो दूर, वो अब भी जिंदा है, तो तुमको यहाँ से जाना होगा। क्या ये जंगली जिनसिंग भी कहीं से चुराया गया था। तो वो बोलती है कि तुम गलत हो, मेरे हस्बैंड ने मुझे ये दिया था। तो गुस्साते हुए कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड, झूठ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और अपने बंदों से कहता है कि उस जंगली जिनसिंग को ले लो और इसे बाहर निकाल दो। तो सामने वाला कहता है कि ठीक है। चौवा से कहता है कि है बच्चे, मुझे इसे दे दो। तो वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं दे सकती, मुझे ये मेरे हस्बैंड ने दिया है। तो वो बंदा कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और अपने मन में ये बंदा कह रहा होता है कि ये तो टेस्ट से मस नहीं हो रही है, ये किस प्रकार की पावर है ये। और चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे दे दो और उसको एक किक भी मारता है जिससे वो दूर गिर जाती है। और ये बंदा भी कह रहा होता है कि डैम इट, तुम्हें बस इतना करना था कि तुमने जो चुराया है वो मुझे वापस दे दो और मैं तुम्हें जाने देता। ये सब तुमने खुद ही किया है, मुझे जिनसिंग लेकर दो, चाहे इसके लिए पावर का यूज क्यों ना करना पड़े। चौवा रोते हुए जख्मी हाल में बोल रही होती है कि मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैंने इसे चुराया नहीं है। तो सामने वाला कहता है कि देखते हैं कि तुम कितने जिद्दी हो, और उसे बहुत मारता है। और हम देखते हैं कि वो जख्मी हाल में पहाड़ पे जा रही होती है और कह रही होती है कि अरे यार ये बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अब मैं क्या करूँ। आपने मुझे जो जंगली जिनसिंग दिया था वो मुझसे छीन लिया गया है हस्बैंड। तभी वो देखती है तो हैरान होती है। वहाँ पर हमारा एमसी नहीं होता है, इधर उधर देखते हुए कहती है कि तुम कहाँ हो। हस्बैंड, मैं वापस आ गई हूँ। लेकिन एकदम सन्नाटा होता है वहाँ पर। तभी उसे आवाज आती है, खून, इसमें खून की स्मेल आ रही है, कितनी प्यारी खुशबू है, तो तुम बहुत अच्छी खुशबू आ रही है बच्चे। और हमें कुछ जंगली जानवर को भी दिखाया जाता है। वो लोग कह रहे होते हैं कि अरे नहीं, लगता है कि तुम बिल्कुल अकेली हो बेचारी, ये दुख और अनफेयर है, चलो मेरे साथ आ जाओ, हम लोग बहुत मजा करेंगे, हम तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ अच्छी बच्ची, इधर आओ, अंदर आ जाओ, बिल्कुल सही, तुम ऐसा ही कर सकती हो, आ जाओ। 4 साल का बॉडी। तभी उसे आवाज आती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम कौन रहते हो उसे घूरने वाले। और हम देखते हैं कि हमारा एमसी उसके पीछे खड़ा होता है और अपनी पावर को रिलीज करके एक दहाड़ मारता है। ये देख के सभी लोग डर जाते हैं और हमारा एमसी चौवा से पूछता है कि कौन था, ये सब तुम्हारे साथ किस कमीने ने किया। हमें दिखाया जाता है कि चौवा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होके उन्हीं बंदों का भी दिखाया जाता है। जो मेन बंदा होता है वो पैसों की थैली सामने वाले को देते हुए कहता है कि तुमने अच्छा काम किया है, इसे ले लो। तो वो लेते हुए कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है,
मैंने अपने आदमियों को ठीक बाहर तैनात कर रखा है, अगर वो जंगली जिनफिन के लिए भी आई तो वो उसके पास नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये मेन बंदा हंसते हुए कहता है कि बहुत बढ़िया, अब तुम जा सकते हो। और वहां से वो चला जाता है और ये अपने मन में कहता है कि ये वाला तो और भी बढ़िया है। ये जाते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि इससे मेरा पेट कुछ महीनों तक भरा रहेगा, क्या मुझे पहले बाहर जाना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि सामने वाले गेट में क्रैक पड़ने लगता है और वो वहीं टूट जाता है। लोग कह रहे होते हैं कि वो कौन है, यहाँ पर क्या हुआ है, क्या तुम मरना चाहते हो। और हम देखते हैं कि वहाँ पर चोगा होती है। तो सामने वाला बंदा कहता है कि अच्छा कि तो तुम हो, तुम यहाँ फिर से आ गई हो। मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें काफी पीट दिया था, लेकिन लगता है कि अब मुझे तुम्हें पीट पीट कर मार डालने से ही खुद को थकाना पड़ेगा। तभी उसे आवाज आती है कि उसे मार डालो, तुम और तुम्हारी कौन सी सेना है। और हम देखते हैं कि हमारे एमसी ने बोला होता है। ये देख के जो बंदे होते हैं उनकी फट के चार हो जाती है। जो मेन बंदा होता है वो बाहर आते हुए कहता है कि इतनी रात को शोर कौन मचा रहा है, चुप रहो, मैं यहाँ पर ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो पहला वाला बंदा होता है उसके बगल से दूर जाके फेंका जाता है और वो बंदा वहीं मारा जाता है। और हमारे एमसी उससे कहता है कि क्या तुम ही थे जिन कमीनों ने इस बच्चे को छुआ। और एकदम बेटास लुक में कह रहा होता है। ये देख के मेन बंदे की एकदम फट के चार हो जाता है। और हमारा एमसी कहता है कि बदमाशों का एक ग्रुप एक बच्चे को पीटने के लिए ग्रुप बनाना, तुम सबसे घटिया किस्म के नीचे इंसान हो। तुम लोगों ने बच्चे को जितनी बार मारा है मैं उसका बदला लूंगा। और हम देखते हैं कि हमारा एमसी उसको मारने ही जा रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर चोहा आगे कहती है कि हस्बैंड वहीं रुक जाओ। तो हमारा एमसी भी वहीं रुक जाता है और कह रही होती है चोहा मैं तुम्हें मर्डरर बनते हुए नहीं देखना चाहती, चलो जंगली जिनफिन को वापस ले लो प्लीज हस्बैंड। हमारा एमसी इस बंदे से कहता है कि हे तुम, तो डरते हुए कहता है कि हाँ सर। और हमारा एमसी कहता है कि मुझे जंगली जिनफिन ला कर दो। तो मेन बंदा डरते हुए कहता है कि हाँ मैं इसे ला कर देता हूँ। और हमारे एमसी के पास लाता है। हमारे एमसी से कहता है कि मैंने इसे केयरफुली रखा ताकि जंगली जिनफिन खराब ना हो जाए। हमारा एमसी उस जिनफिन को देखता है और हमारे एमसी से वो कहता है कि मैं इसके असली मालिक का इंतजार कर रहा था। और हमारा एमसी चिल्ला के कहता है कि चुप हो जाओ, तुमने मेरे सामने झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की। तो वो डरते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो हमारा एमसी कहता है कि मेरा मन कर रहा था कि मैं तुम्हें अभी टुकड़े टुकड़े कर दूं, लेकिन उस बच्चे ने तुम पर दया दिखाने का फैसला किया है। अगर वो ना होती तो तुम अब तक मर चुके होते। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम हमें वो सारा खाना दे दो जो तुम्हारे पास है और जो ये बच्चा खा सकता है, ठीक है, भूलना मत। तो वो डरते हुए कहता है कि मैं आपके कहे अनुसार सब कुछ कर दूंगा। मैं नौकरों को तुरंत सारा सामान बेगसन माउंटेन पर ले जाने का ऑर्डर दे दूंगा। इतना बोलते हुए हमारा एमसी वहाँ से चला जाता है। और ये जो बुढ़ा होता है एकदम डर जाता है और अपने मन में कह रहा होता है कि उसका हस्बैंड माउंटेन डीटी है, माउंटेन टाइगर की ब्राइड, फिर बच्चा, शायद वो भी एक गॉड है। फिर हम देखते हैं कि हमारे एमसी का सीन, हमारा एमसी लेटा हुआ होता है और कहता है कि ये कैसे हो गया, मेरा कोजी होम, इतना पीसफुल लाइफ। और हमारे एमसी से शोभा कह रही होती है कि हस्बैंड रेसबेरी कितनी अच्छी है, इसे देखो, चलो इसे ट्राई करो। और हमारे एमसी के मुंह में भरते हुए कहती है कि ये स्वादिष्ट है ना। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि मैंने उसे वापस तो ला दिया लेकिन गोल नहीं बदला। और हमारा एमसी उठ जाता है। तो हमारे एमसी से कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं शराब पीने जा रहा हूँ। तो वो बोलती है कि मैं भी जाना चाहती हूँ। और हमारा एमसी वो दोनों साथ जा रहे होते हैं। तो हमारे एमसी से वो कहती है कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अब हम कहाँ जा रहे हैं। हमारा एमसी कहता है कि हम लगभग पहुंच चुके हैं। और हम देखते हैं कि वो लोग एक झील के पास आ जाते हैं। ये देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी उसे आवाज आती है कि बैक्सन के रूलर बहुत दिनों बाद मिले हैं। और वहाँ से एक गोल्डन फिश निकलती है। तो क्या तुम अभी भी जिंदा थे। हमारा एमसी कहता है कि हाँ, पहाड़ की व्यवस्था की बदौलत में शांति पूर्वक लाइफ जी रहा हूँ। ये देख के चोहा मन में मुस्कुरा कर कह रही होती है कि ये मछली बोल सकती है, कितनी मजेदार बात है। हमारा एमसी उस मछली से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए। तो वो बोलता है कि तुम उस छोटी बच्ची को ये तोहफा देने की कोशिश कर रहे हो, है ना। तो हमारा एमसी कहता है कि बहुत हो गई बकवास। अभी हम देखते हैं कि वो मछली अपने मुंह से कुछ निकालता है और हमारा एमसी उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम वो लकड़ी का बक्सा खोलो। तो चोहा कहती है क्या ये मेरे लिए है। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ। जैसे ही वो बक्सा खोलती है तो वहाँ पर एक हेयर पिन होता है। ये देख के वो खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा ही अच्छा है। हमारा एमसी कह रहा होता है कि इसे डोजाम कहते हैं, जो 1000 साल पुराने आर्डू के पेड़ से बनाया जाता है। इसमें बुरी आत्माओं को भगाने की पावर है, इसलिए इसे हमेशा अपने साथ रखना। तो हमारे एमसी से कहती है क्या तुम वाकई इसे मुझे देना चाहते हो, तुम इसे वापस तो नहीं लोगे। तो हमारा एमसी कहता है कि नहीं। तभी हम देखते हैं कि उसकी आंखों में आंसू हो जाता है। ये देख के हमारे एमसी एकदम डर जाता है और कहता है कि तुम्हारे साथ क्या गलत है। तो वो बोलती है कि ये मेरा पहली बार है जब किसी ने मुझे ऐसा गिफ्ट दिया है। और अपने मन में कहती है कि मेरी लाइफ का पहला गिफ्ट, मैं इसे सजा कर रखूंगी। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी के ऊपर वो लेट के सो रही होती है। तभी हमारा एमसी उठता है तो वो भी गिर जाती है और उसकी भी नींद खुल जाती है और कह रही होती है हस्बैंड क्या अब जाग गए हैं। हमारा एमसी उससे कहता है कि तैयार हो जाओ, हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है। तो चूहा पूछ रही होती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमारा एमसी बताता है कि क्या तुम
तुम पूछना बंद करोगी, जितना हो सके उतना सामान पैक कर लो। वो जितना सामान हो सकता है वो उतना पैक कर लेती है। अभी हमारे एमसी से कोई कहता है तुमको वाकई ऐसा करने की जरूरत है, और दूसरी तरफ तो वो अपने मन में कह रही होती है कि तुम क्या करने जा रहे हैं। तो हमारे एमसी अननोन बंदे से कह रहा होता है कि मैं उस बच्चे के फ्यूचर से संबंधित मामलों में दखल नहीं देना चाहता। तो सामने वाला बंदा कहता है कि क्या तुमको नहीं लगता कि सैन भी बनना ही उसकी नियति है, या फिर क्या तुम अभी भी किसी रिश्ते के आने से डरते हो। तो हमारा एमसी कहता है कि ऐसा नहीं है, ह्यूमन का अपना भाग्य होता है, क्या ये मुझे जैसे जानवर से बिल्कुल अलग नहीं है। और अननोन पर्सन कहता है कि क्या पर्सन जो फेथ से नफरत करता था, यहाँ तक कि उससे नफरत होने लगी थी, वो भी उसी तुच्छ मास्टर से अलग नहीं रह गया है जो जिद्दी और अड़ियल है। हमारे एमसी उससे कहता है कि और तुम एक स्पैरो की तरह हो जो चाहे कितनी भी उम्र हो जाए चाहती रहती है। तो सामने वाला बंदा कहता है कि कहते हैं कि बाघ उम्र के साथ साथ समझदार हो जाते हैं। अब मुझे समझ आ रहा है कि ये बात गलत है, मतलब बूढ़े लोग भी बदतमीज हो सकते हैं। तो हमारा एमसी चिढ़ते हुए कहता है कि क्या ये सच है। तो सामने वाला बंदा कहता है कि मैंने लोगों की बात कही, लेकिन मिस्टर सैनगन इतने गुस्से में क्यों है। हमारा एमसी उससे कहता है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ। तो वह कह रही होती है कि मैं रेडी हूँ। हमारा एमसी कहता है कि ठीक है फिर चलो चलते। फिर हमें ब्लैक बाघ को भी दिखाया जाता है जहाँ पर वो किसी औरत के साथ आ रही होती है और हमारे एमसी के केब में आ जाती है, और वो बाघ कह रहा होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है। तो वो लड़की बोलती है क्या तुमने हेम को मेरे आने की सूचना नहीं दी थी। तो वो ब्लैक बाघ कहता है कि मैं उसे ये बात कैसे नहीं बता सका। तो लड़की बोल रही होती है तो फिर सैनगन खुद को यहाँ क्यों नहीं दिखाता, शायद हो सकता है वो मिस्टर ब्लैक टाइगर का सामना करने से बच रहा हो। तो ब्लैक बाघ कहता है कि क्या ऐसा है। तो इस लड़की का भी चेहरा दिखाया जाता है, ये भी माल लग रही होती है और कह रही होती है अदरवाइज बैक्सन के मालिक वो कैसे नहीं आते। ब्लैक बाघ हंसते हुए कहता है कि मुझे समझ आ गया, वो इसलिए भाग गया क्योंकि वो इस काले बाघ का सामना करने से बहुत डरता है। ये बात सुन के पीछे लड़के बोलती है तुम वापस जाना चाहते हो। तो वहाँ पर वो लेटते हुए कहता है कि नहीं, मैं यहीं रुकूंगा, वो एक दिन जरूर आएगा है ना, मुझे उसके यहाँ आने का बेसब्री से इंतजार है। और जोर जोर से हंसने लगता है। तो वो लड़की बोल रही होती है कि प्लीज इतना मत हंसो। फिर हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी जा रहा होता है। अभी वहाँ पर दो लोग भी आ रहे होते हैं। तो बूढ़ा आदमी अपने बच्चे को बचाते हुए कहता है कि तुम पीछे हटो यहाँ से। और तभी वो चोवा को देखती है और चोवा कहती है कि हेलो। तो बच्चा भी बोलता है कि हेलो, और हमारा एमसी और वो वहाँ से जा रहे होते हैं। तो बूढ़ा आदमी से उसका बच्चा बोलता है कि मास्टर बाघ के सर पर एक लड़की बैठी है। उसका मास्टर बोलता है कि चलो फिर ठीक है देखते हैं, और हमारे एमसी का वो लोग पीछा कर रहे होते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी शिकार करता है एक हिरन का और उसको वहीं जकड़ लेता है। फिर वो लोग खाना बना रहे होते हैं। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मुझे हर बार एक ही खाना क्यों खाना पड़ता है, ये तो बिल्कुल बेकार है। वो छोटे बच्चे। हमारा एमसी कहता है चूहा से आखिर वो क्या बात थी जिसके बारे में तुम इतनी देर से बात कर रहे थे। तो चूहा रल टपकाते हुए कहती है कि वो तो मेरी उम्र का है, इसलिए हमने दोस्त बनने का फैसला किया, उसका नाम बेचियोंग है। हमारा एमसी भी अपने मन में सोचता है इसकी बात सुन के, और उससे कहता है कि तुमको बहुत भूख लगी होगी। तो वो शर्माते हुए कहती है कि हस्बैंड अगर आपको भूख लगी है तो जल्दी करो और पेट भरकर खाओ। हमारा एमसी उससे कहता है कि तुम क्या बकवास बात कर रही हो, भूख तो तुम्हें लग रही है, क्या वो आवाज तुम्हारे पेट से नहीं आ रही थी। ये बात सुन के वो शर्माते हुए बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, ये तुम्हारे पेट से आ रहा है। हमारा एमसी अपने हाथ को चाटते हुए बोलता है कि अरे ये तो भूख लगने पर निकलने वाली आवाज है, क्या तुम शर्मिंदा होकर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो। वो गुस्साते हुए कहती है कि मैं नहीं। हमारा एमसी उससे कहता है कि मैं बहरा नहीं हूँ, तुम और मैं बस हम दोनों ही हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये बात नहीं बता सकता कि इसके पेट से ऐसी आवाज आ रही है। वो मुंह फैला लेती है और वो मीट का टुकड़ा लेकर जाते हुए कहती है कि हस्बैंड तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। अभी अननोन पर्सन की हंसने की आवाज आती है और कहता है कि तुम एक वुमन के दिल को कैसे नहीं समझ सकते, क्या तुम उसके पीछे नहीं जाओगे, पहाड़ों में रातें बच्चों के लिए खतरनाक होती है। हमारा एमसी कहता है कि भागती हुई एयरपिन उसकी रक्षा करेगी। तो अननोन पर्सन बोलता है कि यही बुरी आत्माओं और भूतों को भगा सकता है, लेकिन ये अदर आत्माओं को नहीं भगा सकता। इसके अलावा अगर वो खो गई है, हमारा एमसी कहता है कि तो फिर यही उस बच्चे का फेथ है। अननोन पर्सन बोलता है कि क्या नियति ने ही तुमको बाघ बनाया। हमारा एमसी कुछ नहीं बोलता है। फिर उससे बोलता है कि तुम उस बच्चे की इतनी परवाह क्यों करती हो। तो सामने वाला बोलता है कि वेल शायद इसका रीजन ये है कि मेरा मास्टर अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार नहीं है। हमारा एमसी कहता है कि बकवास करना बंद करो, और कोई कहता है कि अब जब मुझे समझ आ गया है तो तुम कोई आत्मा नहीं बल्कि एक ऐसा जानवर हो जो इंसान को खाता है, और ये वही बुढ़ा होता है। और हमारा एमसी उससे पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। वो बुढ़ा बोलता है कि मैं गोनारियोन से चियोंग दोसान हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं होगा कि तुम्हारे बगल में एक चांगवी है। और हमें चांगवी के बारे में बताया जाता है। चांगवी एक ऐसे पर्सन की आत्मा है जिसकी डेथ बाघ के काटने से हुई और वो उसका गुलाम बन गया। उस पर्सन की बुरी आत्मा लोगों को बाघ की ओर ले जाती है। हमारा एमसी उससे कहता है कि गोनारियोन, और अपने मन में कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि गोनारियोन माउंटेन के वॉरियर भूतों की उपस्थिति के प्रति संवेदनशील होते हैं। कितनी परेशानी वाली बात है। हमारा एमसी किसी से कहता है कि बाहर आ जाओ। अभी हम देखते हैं कि वही आत्मा हमारे एमसी के बगल से निकलती है। तो ये बुढ़ा अपना स्वर्ड तानते हुए बोलता है कि मेरे गोनारियोन माउंटेन के नाम पर मैं सोल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। हमारा एमसी जाते हुए बोलता है कि
कि हारन वो तुम्हारे लिए यहाँ है, इसलिए तुम इसका ख्याल रखो। तो वो बोलती है कि ठीक है, और वो बुढ़ा कह रहा होता है कि ये चीज तुम कहाँ जा रहे हो। अभी हम देखते हैं कि इसका नाम हारन कह रही होती है मैं तुमसे निपट लूंगी, और अपने लॉकर से तलवार निकाल लेती है। ये देख के एकदम हैरान होता है बुढ़ा और अपने मन में कहता है कि एक ट्रेसर जो आकार की परवाह किए बिना किसी भी चीज को अपने अंदर कैद कर सकता है, क्या चांगवी इसे संभाल सकता है। और उससे पूछता है क्या तुम मुझे एक सवाल पूछने की इजाजत दोगी, तुम्हारी गर्दन पे क्या ये चीज है। वो बताती है कि नॉर्मली मास्टर के बारे में, वो अपने द्वारा सीखी गई मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट है और वो अपना खुद का न्याय स्थापित करने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब जबकि हमने अपनी तलवार निकाल ली है तो हमें उन्हें बोलने देना चाहिए। ये बात सुन के ये बुढ़ा बोलता है कि तुम क्या कहते हो। अभी वो बुढ़ा अटैक कर देता है और अपने मन में कह रहा होता है कि आखिरकार वो तो बस एक भूत है जिसकी ह्यूमन नेचर डिसअपियर हो चुकी है, मैं इसे एक ही बार में मार डालूंगा। और तभी वो अटैक करता है, लेकिन देखते हैं हम लोग हारन भी अपने फट से उसके अटैक को रोक देती है। ये देख के हैरान होते हुए बुढ़ा बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हारन बोलती है तुम इतनी ईमानदारी से किसी लड़की को कैसे मार सकते हो, और उसकी आंख से पर्पल कलर की एनर्जी निकल रही होती है और बोल रही होती है बदले में मैं तुम्हारे साथ थोड़ा और सीरियसली पेश आऊंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि हारन उस पर अटैक कर देती है जिससे वो बुढ़ा दूर हो जाता है और उसके हाथ भी कांपने लगते हैं। फिर से हारन उस पर अटैक करती है और वो बुढ़ा रोकने की कोशिश करता है, नीचे की जमीन भी टूटने लगती है और वो कह रहा था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर से वो तभी वो बुढ़ा ड्रैगन शेप्ड स्टेप का यूज करके वहां से डॉज कर लेता है। तो हारन अटैक करते हुए कहती है कि तुम इतनी आसानी से मुझसे बचकर नहीं निकल सकते, और वो एक स्लैश मारती है और उसका डिसाइबल कह रहा होता है कि मास्टर बच के। अगले सीन में वो बुढ़ा कांप रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। नहीं क्या ये सच में चांग गुआई है। और उसके सामने हारन आ जाती है, अपने फट तान देती है, सीन वही शिफ्ट हो जाता है, हमें चोवा का दिखाया जाता है जहाँ बैठ के खा रही होती है। हमारा एमसी वहाँ आगे पूछता है कि क्या ये डिलीशियस है। तो चोवा पीछे मुड़ती है और फनी सा मुंह बनाए रहती है। तो हमारा एमसी कहता है कि यहाँ बहुत ज्यादा ही ठंड है, तो चलो वापस चले आग के पास। तो वो मुंह मोड़ लेती है। तो हमारा एमसी भी सिग्मा बॉय बनते हुए कहता है कि ठीक है जो चाहो करो, लेकिन मैं जा रहा हूँ, यहाँ हमेशा बहुत मुसीबत रहती है। तो वो डर जाती है, हमारे एमसी के पीछे आते हुए कहती है कि चलो चलो साथ चलते हैं हस्बैंड। हमारा एमसी ये देख के अपने मन में कहता है कि मुझे पता था आखिरकार बच्चा तो बच्चा ही होता है। लेकिन तभी हमारे एमसी को कुछ एहसास होता है तो वहीं रुक जाता है, जिससे वो हमारे एमसी पे लड़ जाती है और हमारे एमसी से कहती है कि तुम अचानक क्यों रुक गए। हमारा एमसी उससे कहता है कि चुप हो जाओ, और सामने वाले से कहता है कि बाहर आ जाओ। सामने वाला बंदा कहता है कि मैं इसे दोबारा नहीं कहूंगा, लड़की को यहीं छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। ये बात सुन के हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि ये तो मामूली रूप है या एक हाई स्टेट का फैंटम स्पिरिट, मुझे पता था कि ऐसा ही होगा, लेकिन इतनी जल्दी कब से पहले। हमारा एमसी सामने वाले से कहता है कि अगर मैं बच्चे को तुम्हारे हवाले कर दूं तो तुम मेरी जिंदगी में दखल नहीं दोगे, क्या तुम इसका प्रॉमिस कर सकते हो। और अपने मन में कहता है कि आप देखते हैं आगे क्या होता है। तो सामने से आवाज आती है तुम मेरे मकसद जानते हो, मैं यही कहूंगा, वैसे भी यहाँ बहुत सारे बाग है तो मैं प्रॉमिस करता हूँ, इसलिए लड़की को यहीं छोड़ दो और जाओ। हमारे एमसी से चोवा कहती है कि हस्बैंड। हमारा एमसी कहता है कि जाओ। वो बोलती है कि अरे क्या तुम नाराज हो, मैं नहीं करूंगी दोबारा ऐसे कभी। हमारा एमसी कहता है कि चुप हो जाओ और यहाँ से जाओ, और गुस्से में बोलता है कि क्या तुम अपनी वजह से मेरी जान भी लेने वाली हो। हमारी मुलाकात ने एक बंधन तो बना दिया है, लेकिन ये तो जोखिम में डालने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए यहीं पर रुको और इसे एक्सेप्ट करो। और हमारा एमसी वहाँ से जाने लगता है और हमारा एमसी वहाँ से चला ही जाता है, एकदम अकेली हो जाती है और हमें उस बंदे का रूप दिखाया जाता है और वो कह रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसी जगह पर व्हाइट ब्लड वाला भूत मिलेगा, और जोर जोर हंस रहा होता है। और दूसरी तरफ हमें हारन का दिखाया जाता है जहाँ उस बुढ़े से कहता है कि क्या तुम समझ रहे हो, मैं तुमसे मुझ पर विश्वास करने के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन मैं तुमको बता देना चाहती हूँ कि हम बच्चे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो वो बुढ़ा बोल रहा होता है भले मुझे तुम पर भरोसा ना हो, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, मुझे बस तुम पर विश्वास करना ही होगा। तो हारन कह रही होती है मुस्कुराकर मुझे खुशी है, तुमको पता है तुमने नीति को ना पहचानना सबसे बड़ी मूर्खता है। तो तुम और बच्चे कहाँ से हो। तो बुढ़ा बताता है कि जैसा कि तुम देख सकती हो कि मैं पिलग्रिम रोड पर चलते समय अपने डिसाइपल के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। तो हारन कहती है कि जहाँ तक मुझे पता है यहाँ आसपास पिलग्रिम के लिए कोई जगह नहीं है। तो बुढ़ा बताता है कि बिल्कुल, मैंने एक अफवाह सुनकर इतनी दूर तक यहाँ तक का सफर तय किया। तो बोलती है कि रूमर। तो बुढ़ा बताता है कि यहाँ बेकचोक ग्रोक में मेन योसो मिस्टीरियस तरीकों से मर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि लोग आमतौर पर आत्माओं को नुकसान नहीं पहुंचाते। यह बात सुनकर हारन कहती है कि इंटरेस्टिंग, चलो मुझे और बताओ। और वो बताता है टीव योसोस के अंग काट दिए गए थे, ऐसा कहा जाता है कि उनके पेट की त्वचा को फाड़कर बिखेर दिया गया था, मानो हमलावर किसी चीज की तलाश में हो। ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी रिचुअल की तैयारी कर रहे हो। ये बात सुन के हारन अपने मन में कहती है कि योसो को रिचुअल। अभी वो दोनों को कुछ महसूस होता है और वो लोग उसी तरफ देखने लगते हैं जहाँ
चूहा होती है और वो इविल स्पिरिट भी, और वो कहती है लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। और दूसरी तरफ वो जो सोल होता है वो कह रहा होता है वाइट ब्लड घोस्ट, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि 2 साल पहले विलुप्त हो चुका सफेद ब्लड वाला भूत यहाँ मौजूद है। दुनिया में मेरे जितना लकी कोई नहीं है, चलो मेरे पास आ जाओ। और हमें चूहा को दिखाया जाता है जैसे कि मानो वो हिप्नोटाइज हो गई हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि चूहा को भूत उठा के लेके जा रहा होता है। फिर हमें चूहा के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ चूहा को पत्थर मारा जा रहा होता है, कुछ बच्चे मार रहे होते हैं और लोग भागते हुए कहते हैं कि अरे वो मुझे घूर रही है, उन नीली आंखों से नजरों मत मिलाओ। और चूहा भूख से मर रही होती है और खाना मांग रही होती है। तो एक लेडी बोल रही होती है कि ये कहाँ से आई है, यहाँ से निकल जाओ तुम मनहूस। और लोग यही सब बारे में बात कर रहे होते हैं। और वहाँ पर एक यंग मास्टर आता है और देखते हुए कहता है कि क्या ये वही बच्ची है, ऐसे कपड़े जो इतने भारी भरकम भी ना हो और एक गर्म कंबल। और हमें दिखाया जाता है कि एक आंटी उसको मारते हुए कहती है कि तुम इधर आओ और जाके कपड़े धो, जल्दी करो। और बाहर कुछ लोग होते हैं, वो लोग बात कर रहे होते हैं कि अगर ये समय पर नहीं हुआ तो तुम जानती हो कि आज तुमको दोपहर का खाना नहीं मिलेगा, है ना। तो चूहा कहती है कि हाँ। और हमें बताती है चूहा मुझे बाहर निकाले जाने से बचने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैंने उन्हें नाराज कर दिया है सभी समय। तभी चूहा किसी को देखती है तो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं क्या जुआक फैमिली की यंग मास्टर ने सच में तुमको शादी का प्रस्ताव दिया है। तो वो कहती है कि हाँ देखो ये वही जेड की अंगूठी है जो छोटे मालिक ने मुझे साइन के रूप में दी थी। तो दूसरी बोलती है कि अरे वाह इसका रंग तो बहुत अच्छा ही है। चूहा एक जगह बैठी होती है और कहती है कि और उस तारे पर हस्बैंड, मैंने बड़ी बहनों से पहले भी कहानियां सुनी है, मुझे पक्का तो नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन ये बहुत ही सुंदर शब्द है। जब कोई मुझ पर हाथ उठाए या गाली दे तो उसे रोकना और फटकारना, उसे सिर्फ मेरी परवाह है और उसे कड़ी मेहनत करने में कोई आपत्ति नहीं है। अपने मन में मेरे हस्बैंड। और यंग मास्टर चूहा से कहता है कि तुमको सैनगन से शादी करनी चाहिए। तो ये बात सुन के चूहा अपने मन में कहती है कि मिस्टर सैनगन किस प्रकार के पर्सन है, मुझे परवाह नहीं है कि वो बादलों पर सवार कोई शानदार लॉर्ड है या नहीं, मुझे तो ऐसा हीरो चाहिए ही नहीं जो दुनिया पर राज करे। मैं फैमिली बसाने जा रही हूँ। और बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। तो कोई कहता है कि ये तो बाघ है बेवकूफ। और एक आंटी बोलती है कि तुम टाइगर से मैरिज करने जा रही हो, एक टाइगर की दुल्हन जिसे कभी पता नहीं चलेगा कि उसे कब और कैसे खा लिया जाएगा। तो ये सब बातें सुन के अपने मन में कहती है चूहा अच्छा ऐसा है, उन्होंने अचानक मुझे जैसे किसी पर्सन को अपने यहाँ जगह दे दी जिसे हमेशा बाहर निकाल दिया जाता था। उन्होंने मुझे पहनने के लिए कपड़े और कमरा दिया। नहीं, मैं समझती हूँ क्यों, आखिरकार मैं इंसान तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक घोस्ट हूँ जो ह्यूमन की तरह दिखती हूँ। और हमें दिखाया जाता है वही सोल एक हथियार निकाल लेता है और कहता है कि तुम्हारा ब्लड और मांस मेरे बॉडी का हिस्सा होगा और ये मेरे लिए सैम टोंग लाएगा, उस बाघ की तरह जिसने तुम्हें त्याग दिया। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और उसके पास धीरे धीरे जाते हुए कहता है कि इसलिए दुखी मत हो और हेवन में रहो। और उस पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और दूसरी तरफ वो बस हमारे एमसी के बारे में सोच रही होती है और अपने मन में कहती है कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तुमसे मुलाकात, तुम्हारे साथ सो रही हूँ तुम्हारी गर्म छाती पर, तुमने मुझे जो गिफ्ट दिया, हमने साथ मिलकर जो अच्छी यादें बनाई हैं। लेकिन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चूहा के सामने ब्लड ही होता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी आता है, उसका हाथ को उखाड़ दिया होता है अपने मुंह से। ये देख के ये सोल गुस्साते हुए कहता है कि ये बास्टर्ड। और वहाँ पर हारन आ जाती है, चूहा से कहती है क्या तुम ठीक हो। तो चूहा कहती है कि तुम कौन हो और आखिर कैसे। तो हारन बोलती है कि मिसेस सैनबी, मैं हारन हूँ उसकी सर्वेंट। तो चूहा कहती है कि लेकिन मेरे हस्बैंड मुझसे नफरत करते हैं। तो वो बताती है कि क्यों, उसे यही करना पड़ा क्योंकि वो खतरनाक था। दरअसल मिस्टर सैनगोन मिसेस सैनबिन की बहुत परवाह करते हैं। तो ये बात सुनकर चूहा कहती है कि लेकिन उस समय हस्बैंड एकदम क्लियर थे। तो ये बातें सुनकर हारन बोलती है कि उधर देखो, जिस तरह से वो मिस्टर सैनबी रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, अपने से भी ज्यादा पावरफुल एनिमीज है। तो ये सब बातें सुन के अपने मन में कहती है चूहा जब कोई मुझे मारे या गाली दे तो उसे रोकना और फटकारना, उसे सिर्फ मेरी परवाह है और उसे मेहनत करने में कोई आपत्ति नहीं है। तो ये सब बातें सोच के वो रोने लगती है और कह रही होती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि अब से मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। और वो रो रही होती है। तो हारन कह रही होती है कि यहाँ खतरा है, इसलिए चलो किसी सेफ जगह पर चलते हैं। तो वो बोलती है कि लेकिन मेरे हस्बैंड। तो हारन बोलती है कि मिसेस सैनबिन की सुरक्षा जरूरी है ताकि मिस्टर सैनगेन अच्छे से लड़ सके। और वो वहाँ से चली जाती है। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि अब मैं आराम से लड़ सकता हूँ। फिर हमारा एमसी अपने मुंह में की ब्लास्ट को एक्टिवेट करके उस पर अटैक कर देता है और उसको अपने पंजे से पकड़ लेता है। तभी हमारा एमसी कुछ देख के नोटिस करता है। फूल हमारे एमसी से कह रहा होता है कि मैंने शायद तुम्हें कम आका हो, लेकिन तुम कमीने मुझसे बेहतर नहीं हो, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और कुत्तों को भी खिला दूंगा। ये बातें सुन के हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि हेयरलेस माउस पॉइजन ब्लड। और हमें दिखाया जाता है कि उसका ब्लड उसके जैसा रूप लेने लगते हैं। और ये चूहा कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि तुमने मेरी पहचान पता लगा लिया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, तुम यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकल पाओगे। और हमारे
एमसी पे वो ब्लड जो बनाया होता है वो लोग अटैक कर देते हैं। हमारा एमसी एक एक करके मार रहा होता है और चूहा हंसते हुए कहता है कि ये बहुत यूजलेस है, तुम एक निकम्मे हो, तुम्हारे पास कोई भी पावर नहीं है, तुम मुझे रोक नहीं सकते। और हमारा एमसी भी थोड़ा घबराया हुआ होता है। हमारा एमसी अटैक कर रहा होता है और वो चूहा कह रहा होता है कि मैं तुम्हें अपने स्पेशल खून से जहर दूंगा और इसी तरह तुम्हारी डेथ होगी धीरे धीरे और दर्दनाक तरीकों से। और हमारा एमसी भी थोड़ा जख्मी हो रहा होता है और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मैं मुसीबत में हूँ, उसने मुझे पहले ही स्थिर कर दिया है, काश यहाँ पर हारन होती है। हमारे एमसी को किक मारते हुए कहता है चूहा मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। और हमारा एमसी भी थोड़ा गुस्सा आ रहा होता है और वो लोग हमारे एमसी पे हावी हो रहे होते हैं। तभी हमारा एमसी अपने मुंह से की ब्लास्ट अटैक कर देता है जिससे कुछ लोग तो मारे जाते हैं। हमारा एमसी भी बहुत घायल होता है। हमारे एमसी के एकदम सामने आ जाता है और कहता है कि तुम अब भी डटे हुए हो और मेरे हमलों का सामना कर रहे हो, लेकिन तुम मरते हुए कुत्तों की तरह हाँफ रहे हो, मैं तुम्हें दो टुकड़ों में काट दूंगा। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि ये बेवकूफ कितना बकवास कर रहा है, उसे छुटकारा पाओ। तभी वहाँ पर हारन आ जाती है, उसके गर्दन पे मारती है जिससे उसका गर्दन भी कट जाता है और हारन कहती है कि इसका स्वाद चखो। और वो दर्द में कहता है कि तुम बास्टर्ड, तुमने ऐसा कैसे किया। और हमारा एमसी कहता है कि ये छोटी छोटी बेकार चीजें हैं। और वो अपने गर्दन को पकड़ के कहता है चूहा तुमने मेरे बॉडी के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी अपने हाथ में पावर को एक्टिवेट कर लेता है और कहता है कि मैं इसे तुरंत खत्म कर दूंगा। और हमारा एमसी उस पर सीधे अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। ये देख के वो हैरान होते हुए कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अगले सीन में हमारा एमसी उसको वही जान से मार डालता है और उसकी पूरी आधी बॉडी ही टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वहाँ पर एक स्वॉर्ड आ जाती है। फिर ऐसे ही शाम हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। हमारा एमसी कहता है कि साला मैं तो मौत के बहुत ज्यादा ही करीब था, क्या सुबह हो गई है। तो हारन स्वॉर्ड को लेते हुए कहती है कि इन सब के बावजूद कम से कम हम इन प्रीसियस चीज को प्राप्त कर चुके हैं, ये फ्यूचर में तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगी। तो हमारा एमसी कहता है कि चूहा कहाँ है। तो वो बताती है कि मैंने उस बुढ़े पर्सन से कहा कि वो उसके साथ हांगजोन गांव तक चले। तो हमारा एमसी कहता है कि सही है। तो वो बोलती है कि अगर किसी भी कारण मिस्टर सेनगुन की डेथ हो जाती है तो मैं भी अपनी पावर खो दूंगी। उस सिचुएशन में क्या हुनजोन स्वाभाविक रूप से मिस्टर सेनबिन की तलाश नहीं करेंगे। हमारा एमसी कहता है कि ये सच है और अपने मन में कहता है कि ये अजीब फीलिंग कैसा है। हारन कह रही होती है तो चलो फिर चलते हैं हम लोग। हमारा एमसी भी कहता है कि ठीक है और जाते हुए अपने मन में कहता है कि ये सब मेरे बैकसाइड से निकलते ही हो गया और ये फ्यूचर में भी होता रहेगा। मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी करंट ताकत से चोवा की रक्षा कर सकता हूँ। उस प्राणी को हराने के बाद जो मुझे प्राप्त हुआ है, मैं सरप्राइज हूँ कि ये कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर मैं ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो सकूँ तो इस गुआंडोन का यूज करके मैं और भी पावरफुल बन सकूंगा। साथ ही वो नीली लो भी जो अभी तक पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा है जिसे करने की जरूरत है। सबसे पहले मुझे ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होना होगा। और हमें दिखाया जाता है कि चोवा, बुड्ढा और उसका डिसाइपल उस गांव की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो चोवा कहती है कि वैसे हम कहाँ जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें अपने हस्बैंड का इंतजार करना चाहिए। तो वो बुड्ढा बोल रहा होता है इस पहाड़ के ठीक पीछे एक छोटा सा गांव है, हम वहाँ उसका इंतजार कर सकते हैं। तो उसका डिसाइपल कहता है कि चोवा तुम बाघ से शादी नहीं कर सकती। तो हम देखते हैं कि उसका बाल खींचने लगती है चोवा और कहती है कि ये क्या था। अगर मैं कहूँ कि वो चोवा का हस्बैंड है तो वो है, मुझे ये बात मत बताओ कि मैं क्या कर सकती हूँ और मैं क्या नहीं कर सकती। तो वो कहता है कि ठीक है मैं समझती हूँ। उस बुड्ढे के पीछे एक बंदा आता है और कहता है कि अरे देखो तो कौन है, क्या तुम कुल्लुन के चुंग डोंग फैन नहीं हो। तो बुड्ढा कहता है कि सैंगयोन ये तो तुम हो। कुल्लुन का ये डिसाइपल सायोंग को ग्रीटिंग करता है। तो वो बोलता है कि इतनी फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है, मुझे माउंट कुल्लुन छोड़े 10 साल हो गए हैं। तो वो बुड्ढा बोलता है कि एक बार सायोंग हमेशा सायोंग है। तो वो हंसते हुए कहता है कि क्या सच में, तो मैं भी तुम्हें यही कहूंगा, अगर तुम भी उसी दिशा में जा रहे हो तो हमें साथ यात्रा करनी चाहिए। तो वो बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया। फिर हमें माउंट ओडुन का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ हॉर्डी होता है और इसको लोग सुअर कहेंगे। सुअर चिल्ला के कह रहा होता है कि एल्डर आपका फैसला लेना होगा, ह्यूमन दिन प्रतिदिन और ज्यादा पावरफुल होते जा रहा है, जबकि हम उनके लिए केवल शिकार बनकर और भी ज्यादा अपमानित होते चले जाएंगे। एल्डर हमें अपने सेट के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं और हमें एल्डर को दिखाया जाता है और जितने बाकी सभी लोग हैं तो उन लोग कहते हैं कि अगर बॉस की डेथ हो जाए और वो मिट्टी में मिल जाए तो माउंट ओडिन की रक्षा कौन कर सकेगा। तो ये बातें सुन के एल्डर अपने मन में कह रहा होता है कि मेरी इच्छा थी कि फाइनली मुझे शांति मिले और नेचर की गोद में लौट जाऊं, लेकिन उन कमजोर और मूर्ख लोगों को छोड़ने का ख्याल ही इससे मुझे जीनी और उन्हें सही रास्ते पर मार्गदर्शन करने की प्रेरणा मिलती है। तभी वहाँ पर ईगल आ जाता है और कहता है कि एल्डर
कुछ बताने लगता है, ये वो ये वो। तो ये बात सुन के एल्डर अपने मन में कहता है कि सभी लोग पीछे हट जाओ, और हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी वहाँ पर आ जाता है, और हमारा एमसी उस सुअर वाले एल्डर से कहता है कि हमारी पिछली मुलाकात को 30 साल हो चुके हैं। तो सुअर वाला एल्डर कहता है कि ये सही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ सिर्फ पास्ट के बारे में बात करने आए हो। सब ठीक है ना सैनबन? हमारा एमसी कहता है कि सब कुछ पहले जैसा ही है, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ लोटस की प्राथमिक जड़ को खोजने आया हूँ। तो ये बात सुन के वो सुअर वाला एल्डर अपने मन में कहता है कि प्राइमरी लोटस रूट, इस कमीने बाग को उस जड़ी बूटी की क्या जरूरत होगी? हमारे एमसीसी कहता है कि ये प्राइमरी लोटस रूट है, इसे तुमको देना इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये बात सुन के हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि ये एक संभावना थी, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि सच में उसके पास ये एबिलिटी थी। एल्डर सुअर हमारे एमसी से बोलता है कि लेकिन बदले में मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा एक काम करो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें वुडन माउंटेन से एक भी पत्थर नहीं ले जाने दूंगा। तो हमारा एमसी कहता है कि एक फेवर? तो वो एल्डर बुढ़ा कहता है कि अगर वो तुम्हें डीटी और प्रॉस्पेरिटी हो तो ये कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होगा। तो हमारा एमसी कहता है कि ठीक है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, और मुझसे कौन सा काम करने के लिए कह रहे हो? तो सुअर वाला एल्डर बोलता है कि तुमको बस मेरे बेटे वूजू को फॉलो करना है और उसकी हेल्प करनी है। और हम देखते हैं कि उसका बेटा वो भी सुअर ही होता है, और वो सभी से कहता है कुछ तो कहता है, जिससे सभी लोग पहाड़ पे चढ़ने लगते हैं। और हमारे एमसी से हारन कह रही होती है ये तो एक अनयूजुअल नंबर है, मुझे अब भी लगता है कि आपने बहुत कुछ आसानी से सहमति दे दी। तो हमारा एमसी हारन से बोलता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं अकेले सुअरों के झुंड का सामना नहीं कर सकता। इसके अलावा अब हमारे पास प्राइमरी लोटस रूट है, इसलिए ये ठीक है। इसके अलावा अगर हम कभी किसी मुश्किल में फंस जाते हैं तो हम हमेशा उससे बाहर निकल सकते हैं। और वो जो सुअर का बेटा होता है सभी से कहता है कि हम लगभग पहुंच चुके हैं, संकेत जल्दी आ जाएगा, हमें बस इंतजार करना होगा। हमारा एमसी ये देख के अपने मन में कहता है कि मुझे याद है वुडान उसी ऊजी कहकर बुलाता था, है ना? हमारा एमसी उससे पूछता है भूजी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तो इसका नाम भूजी होता है, तो हम लोग इसको भूजी ही कहेंगे। भूजी कह रहा होता है कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं तुमको नहीं बता सकता, भले ही तुम हमारे साथ हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि इसके लिए हम अपनी जान जोखिम में डालने को भी तैयार है। तभी वहाँ पर वो ईगल आ जाता है, तो वो लोग कहते हैं कि वो देखो वो आ रहे हैं, और हमें रास्ते पे कुछ घोड़ा गाड़ी को भी दिखाया जाता है। और हमारा एमसी भूजी ये सब देख रहे होते हैं, तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि क्या ये मर्चेंट घोड़ा गाड़ी है, ट्रेडर का स्कॉट और स्वॉर्ड मास्टर भी? हमारा एमसी चिल्ला के भूजी से कहता है कि मुझे ये मत बताओ कि तुम स्वॉर्ड मास्टर द्वारा सेक्ट को लूटने की प्लानिंग बना रहे हो, या तुमको अंदाजा है कि ये कितना बेवकूफी भरा काम है? तो भूजी कहता है कि इसलिए मैंने तुम्हें बताया था, हम अपनी जान जोखिम में डालने के लिए भी तैयार हैं। और सभी से कहता है कि हमारा गोल वूडो बोंग पिल है, जिसे वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा एमसी ये बात सुन के हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि दो बोंग पिल इन अद्भुत पिल में से एक सीधे आपके लेवल को बढ़ा सकती है, ये सबसे प्रीशियस ट्रेजर में से एक है। और हमारा एमसी उससे कहता है कि तुम पागल हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो वो जी कहता है कि लेकिन मेरे फादर से तुमको तुम्हारा इनाम पहले ही मिल चुका है। तो हमारा एमसी कहता है कि भला मैं ऐसे किसी चीज के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालूंगा? तो वो जी कहता है कि अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। तभी वहाँ पर वो ईगल रहता है, और वो एल्डर भी देख रहा होता है, और वो अपने मन में कहता है कि लगता है कि वो शुरू करने वाले हैं। ये टास्क इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वो अपनी सफलता या विफलता की जिम्मेदारी और रिजल्ट को संभाल सकते हैं या नहीं। जब भी ह्यूमन पर डेमन द्वारा हमला किया जाता है तब वो तब तक नहीं रुकते जब तक कि वो अपना बदला नहीं ले लेते। न केवल फोर्ड मास्टर बल्कि वो ताउदी भी वुडान माउंटेन पर अटैक करेंगे। हमारा क्लैन डिस्ट्रॉय होने के लिए अभिशप्त होगा। यानी अगर मैं सेनगन आज यहाँ नहीं आया होता, चिल्ला के कहता है कि ये सेनगन के लिए है, डेक्सान सेनगन के लिए। और सभी लोग यही बात चिल्ला रहे होते हैं, और वो मर्चेंट ये देख के हैरान होते हैं और कहते हैं कि हम पर हमला हो रहा है, ये डेमन का झुंड है, जल्दी से मर्चेंट को डिफेंड करो। और हमारा एमसी भी वहाँ पर आ जाता है। ये देख के लोग भी हैरान होते हुए कहते हैं कि टाइगर वही तो झुंड को लीड कर रहा है, वो टाइगर जरूर बैक्सन का ग्रेट सनगन होगा, हमें इसे मारना ही होगा। और हमारा एमसी गुस्से में बोलता है कि भूटान तुम बड़े चालाक बूढ़े हो, मैं तुम्हारे जाल में बुरी तरह फंस गया हूँ। और वो सुअर कह रहा होता है कि सैनगन को बलि का बकरा बनाकर मैं उनकी नफरत को अपने शक्ति से दूर मोड़ने में एबल हो जाऊंगा, इस तरह मेरे लोग सुरक्षित रहेंगे। और जोर जोर हंस रहा होता है, यानी कि हमारे एमपी को यहाँ पर धोखा मिल गया होता है। अगले सीन में फाइट स्टार्ट हो जाती है। जो मर्चेंट होते हैं वहाँ जो सोल्जर होते हैं उन सभी को सुअरों को मारने लगते हैं। जितने सोल्जर होते हैं मार मार के एकदम पहाड़ बना देते हैं सुअरों का, और वो लोग भी थके रहते हैं। हारन हमारे एमसी से बोल रही होती है एक बूढ़े आदमी ने तुम्हें मात दे दी, अब तुम क्या करोगे? अब बैक्सन वापस लौटने भी एक अच्छा विचार है। तो हमारा एमसी उससे बोलता है कि अगर कोई यूं ही चला जाए तो वो अपनी मन मर्जी करेगा, हम उन्हें वो हासिल नहीं करने देंगे जो वो चाहते हैं। हारन इस बार हमारा मुकाबला मास्टर से है। तो हारन भी रेडी हो जाती है और कह रही होती है कि ठीक है। तो हमारे
एमसी कहता है कि ध्यान से करना। और हम देखते हैं कि वही यंग मास्टर को जो चियो के साथ होता है वो अंदर से बोलता है कि यहाँ इतना हंगामा क्यों हो रहा है, मैं बाहर जाकर उनकी मदद करूंगा ताकि तुम और तुम्हारे डिसाइपल आराम कर सके। और हम देखते हैं कि वो लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तभी एक सोल्जर इस बंदे के पास आके बोलता है कि सर आपको वॉर में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ वो लोग सुअरों को मारे जा रहे होते हैं। तो वो बोलता है कि क्या ऐसी सिचुएशन में भी? तभी वो घंटा निकाल लेता है और दन 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 बजाने लगता है, जिससे एक माइक्रोवेव रेडिएशन निकलता है साउंड, जिससे सारे सुअर मरने लगते हैं। ये सब हमारे एमसी देख के अपने मन में कहता है कि ये सोनिक की पावर है, ये तो डैसियोन है। हमारे एमसी को देख के डैसियोन कहता है कि ये तो काफी पुराना दिखने वाला जानवर है, मुझे लगता है कि मुझे कुछ बढ़िया चमड़ा मिल सकता है। तभी अपना तलिस्मान निकाल लेता है और हमारे एमसी पे अटैक करता है। तो हमारा एमसी डॉज कर लेता है। ये देख के ये अपने मन में कहता है कि तुम इससे बच रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बास्टर्ड। और हमारा एमसी बचते हुए अपने मन में कहता है कि अगर मैं सही हूँ तो मैं तुरंत यहीं मर जाऊंगा। सिंपल और ओवर पावर एनर्जी, साथ ही इसने अपनी जान लेने की एबिलिटी को अधिकतम कर लिया। वो फाइट में माहिर है। हमारे एमसी फिर डैसियोंग बोलता है कि देखते हैं कि तुम क्या इससे भी बच सकते हो। और फिर से हमारे एमसी के ऊपर वो बहुत सारे तलिस्मान से अटैक करता है। तो ये देख के हमारा एमसी भी हैरान होता है और गुस्सा आ जाता है। हमारा एमसी बस डॉज किए जा रहा होता है। ये देख के वो डेविल तरह हंसने लगता है और कहता है कि भागो, तुम कितनी दूर तक जा सकते हो। और कुछ सुअर भी मारे जा रहे होते हैं। तभी हमारा एमसी अपने पंजे से उस पर अटैक कर देता है। ये देख के ये बंदा कहता है कि तुम बड़े चालाक हो कमीने। और फिर वो घंटी की पावर को यूज कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बहुत सारी जड़ें निकल जाती हैं। हमारे एमसी को घेर लिया जाता है और हमारा एमसी ढकने लगता है और अपने मन में कहता है कि मैं इसे डॉज नहीं कर सकता, मैं अपने लिमिट पे हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी अपनी पूरी पावर को यूज करता है और कहता है कि फिनिश ब्लो फिलिस्टर फ्लेम, और उस फ्लेम का यूज करके उन लोग पे अटैक कर देता है, जिससे सारी जड़ें कट जाती हैं एक ही बार में। ये देख के सभी हैरान हो जाते हैं। हमें हमारे एमसी का बेडेफ लुक दिखाया जाता है। ये देख के वो बंदा कहता है कि ये क्या है। डैसियोंग कहता है कि मेरी सारी एनर्जी खत्म हो जाने के बाद भी तुम अभी भी जिंदा हो, इस जानवर के पास इतनी जबरदस्त पावर कैसे हो सकती है। और हमारा एमसी भी घायल होता है और अपने मन में कहता है कि मैं इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन हमारा एमसी कहता है हारन से कि तुमको वो मिल गया है। तो हारन हमारे एमसी के पास आती है और कहती है कि हाँ मैं इसे लाई हूँ। और हमारे एमसी को देखते हुए कहती है तुम फिर से इंजर्ड हो गए हो, क्या तुम ठीक हो? तो हमारा एमसी कहता है कि मैं मर रहा हूँ, हालांकि उसकी एनर्जी खत्म हो गई है और वो हिल नहीं सकता। अब जब हमने अपना गोल हासिल कर लिया है तो चलो यहाँ से चलते हैं। तभी हमारे एमसी को वो रोब उड़ाने लगती है। ये देख के ये बंदा कहता है कि क्या ये कोई फाइटिंग रोब है, तुम कहाँ जा रहे हो? और वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं और वहाँ पर सोल्जर आते हुए कहते हैं कि सर डैसियोन हम बहुत बड़ी मुसीबत में है, 2 गॉन पील यहाँ से गायब है। ये देख के हैरान होता है और वो कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तो सोल्जर उसके पास आके कहता है कि सर डैसियोन क्या आप ठीक हो? तो डैसियोन कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, बस 1 मिनट के लिए यहीं रुक जाओ। और अपने मन में कहता है कि अगर मैं 2 बॉन्ग पील हार गया तो मुझे फैक्शन से निकाल दिया जाएगा। हारन को याद करते हुए कहता है कि ये बीच मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और अपने बंदों से कहता है कि भगोड़ा का पीछा करो। तो सोल्जर कहता है कि लेकिन अब सिर्फ 3 लोग ही बचे हैं, सागुन की एबनॉर्मल विरासत को संभालना भी मुश्किल है। तो ये बात सुनकर डैसियोन गुस्साते हुए बोलता है उससे, क्या तुमने नहीं देखा कि वो भी मुझसे घायल हो गया था? अब सिर्फ एक ही बचा है मेरे ठीक होने तक, बाकी सब लोग उनके पीछे जाओ। ये सब चुपके से चोवा भी देख रही होती है और अपने मन में कहती है क्या मेरे हस्बैंड घायल है? अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग एस्केप कर लेते हैं वहाँ से और कहीं पर और आ जाते हैं। हमारा एमसी बोलता है कि मुझे पूरा यकीन है कि वो अब तक हर जगह मौजूद होंगे, है ना? बस यही सोच रहा था कि किस तरह की एक्सप्रेशन हो सकती है, डैसियोन इसे ताजा बना देगा। चलो अभी तो हम देखते हैं कि हमारा एमसी बहुत ज्यादा जख्मी हाल में होता है। तो हारन कह रही होती है कि अभी इस तरह की बातों के बारे में सोचने का समय नहीं है, सबसे पहले अपने बॉडी के बारे में सोचो। और अपने मन में कहती है जैसे मैंने सोचा था, ये सिचुएशन उससे भी बुरा है, यहाँ पर क्या चल रहा है? तभी हमारा एमसी वहाँ पर गिर जाता है और हमारा एमसी उससे कहता है कि जल्दी से हमें इस सारे स्टैक्स को निकालना होगा, जल्दी करो। तो वो एक को निकालती है जिससे हमारे एमसी को बहुत ज्यादा दर्द होता है। कुछ देख के हारन हैरान होती है और कहती है कि क्या? और हमारे एमसी कह रहा होता है उससे जल्दी से सारे नुकीले चीज को निकाल दो। हमारे एमसी से कहती है कि देखो मिस्टर सैन, पेड़ की जड़ें तने हुए घुसे हुए हैं। हमारा एमसी कहता है कि जल्दी से सारे निकालो। तो हारन कहती है कि खून इतना ज्यादा बह रहा है कि ये खतरनाक हो सकता है। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि इस रफ्तार से तो खंबे की जड़ें मेरा सारा खून चूस लेंगी, ये मेरे मरने का इंतजार करने से बेहतर है। तो वो बोलती है कि लेकिन, तो हमारा एमसी कहता है कि मैं इस तरह नहीं मरूंगा, जल्दी से सभी को निकाल दो, ये बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि वो निकालने लगती है तो हमारे एमसी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और फिर हमें सोल्जर का भी दिखाया जाता है जहाँ हमारे एमसी के खून का पीछा करते हुए आ रहे होते हैं और कह
कह रहे होते हैं कि हम लोग ने ढूंढ लिया, डेसियन सीरियसली घायल हो गया था, हमें केयरफुल रहना होगा। मुझे पता है कि वो क्या करने में एबल है। अब तक वो ग्रेट सेनगेन डेफिनेटली खराब सिचुएशन में पहुंच चुका होगा और चैंगवू वंश द्वारा धारण किया गया ट्रेसर ये डेफिनेटली एक रेयर खजाना है। चलो उस खजाने को ले ले और डुबोंग पिल वापस लाएं, फिर डेसियन की नजर में अच्छा बन जाए। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी के ऊपर से सारे जड़े को निकाल दिया जाता है और हमारा एमसी वहाँ बेहोश हो जाता है। ये देख के हारन अपने मन में कहती है कि मैंने सारे दाव निकाल दिए लेकिन वो बेहोश हो गया है, तुमने बहुत ज्यादा ही खून खो दिया है, तुम्हें खुद को संभालना होगा। तभी उसे आवाज आती है कि अरे बाप रे, तुम अभी भी जिंदा हो लेकिन तुम समझो कि तुम मर चुके हो। और हम देखते हैं कि वो लोग आ जाते हैं ये लोग के पास। तभी हारन अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है तो वो लोग कहते हैं कि तुम अपने लॉर्ड की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हो और वो लोग अटैक कर देते हैं। और हमें डेसियन को दिखाया जाता है जहाँ अपने बॉडी को रिकवर कर रहा होता है और अपने मन में कहता है कि मैंने 30% साइकिक पावर रिकवर कर ली है, चलो बढ़िया है। कोई कहता है कि तुम डाकू नहीं हो लेकिन पहरेदार तुम पर हमला कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। और हम देखते हैं कि डेसियन अपने घोड़ा गाड़ी से निकल के तेजी से भाग के जाने लगता है और अपने मन में कहता है कि मैंने अपनी एनर्जी का केवल 30% ही प्राप्त किया है लेकिन ये वहाँ जाने के लिए काफी है। चैंगवू द्वारा अपने गले में पहना जाने वाला गहना, मुझे पूरा यकीन है कि इसमें और भी खजाने होंगे, एक मिस्टिकल बाग और साथ ही वो वैश्या चांगवी जिसके पास खजाना है, शायद ये कुछ छुपा हुआ आशीर्वाद है। और वो हमारे एमसी को देख लेता है और कहता है कि तुम ही वो मेरे अनमोल खजाने हो। और हमें उस बुढ़े और डिसाइपल का दिखाया जाता है जहाँ डिसाइपल कहता है कि मास्टर मुझे चोवा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ये बात सुन के वो हैरान होते हुए कहता है कि क्या? तो उसका डिसाइपल कहता है कि मुझे लगा कि वो बाहर थोड़ा खुली हवा में गई थी लेकिन उसके बाद वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। तो वो बुढ़ा कहता है कि ये नहीं हो सकता, वहाँ अभी भी कुछ जंगली जानवर हो सकते हैं। और हमें चोवा का दिखाया जाता है जहाँ जंगल तरफ जा रही होती है और अपने मन में कह रही होती है मुझे पूरा यकीन है कि ये वही था, मुझे नहीं पता कि तुमने किस बात पर लड़ाई की थी लेकिन तुम मेरे पास वापस आ गए, मैं अब अपने हस्बैंड के पास वापस जाऊंगी। और हमारे एमसी को दिखाया जाता है जहाँ हमारे एमसी के सामने डेसियम खड़ा रहता है और अपने मन में कहता है कि खूंटे उखाड़ते समय उसकी मौत हो गई, ये एक नॉर्मल अंत है लेकिन ये उबाऊ है। अब जब वो मर चुका है तो मालिक भी चला गया है, फिर मैं चांगवी की तलाश करूंगा। और वो इधर उधर देखने लगता है, गुस्साते हुए कहता है कि मुझे मत बताओ कि किसानों ने इसे चुरा लिया है। और वो हमारे एमसी का गला ही काट देता है वहाँ पर और गुस्से में बोलता है कि मेरी चीजों को छूने की हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर चोवा आती है, हमारे एमसी का सर पकड़ती है और वहाँ पर खड़ी रहती है, तेज तेज हवा भी चलने लगती है और कहती है कि ओ माय गॉड, क्या तुम फिर से मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मैं दोबारा इसके झांसे में नहीं आऊंगी। हमारे एमसी का सर उसके बॉडी पे लगाते हुए बोलती है कि मेरे हस्बैंड मेरा मजाक उड़ाना बंद करो और उड़ जाओ। लेकिन हमारे एमसी का सर फिर से गिर जाता है और उसको उठाते हुए कहती है कि सच में मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था, तुमने मेरा काफी मजाक उड़ा लिया है, अब चलो उड़ जाओ, जल्दी से उड़ जाओ। और वो रोने लगती है, फिर जोर जोर से रो रही होती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो हमारे एमसी का क्लोन होता है। हरन हमारे एमसी को उठा के ले जा रही होती है और अपने मन में कहती है कि तुम बहुत ज्यादा ही भारी हो और वो गिर जाता है। हमारे एमसी की आंखें भी तुरंत खुल जाता है और अपने मन में कहता है कि मैं कब बेहोश हुआ था। हारन हमारे एमसी से कहती है कि अच्छा तुम जाग गए हो। हमारा एमसी कहता है कि तुमने मुझे जगा दिया। हारन को हमारा एमसी देखता है और थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि तुम ऐसे कैसे दिख सकती हो। और हारन मुस्कुराती है। ये थोड़ा सीन थोड़ा पास्ट में जाता है जब वो लोग फाइट कर रहे होते हैं। हारन उन लोग पे अटैक कर रही होती है। ये देख के सोल्जर अपने मन में कहता है कि एक चांगवी जैसा नॉर्मल पर्सन ये सब कैसे कर सकता है, इस रफ्तार से तो हमें चोट लग जाएगी। तो दूसरा वाला सोल्जर अटैक करते हुए कहता है कि अगर हम उस बाघ को मार देंगे तो चांगवी नदी गायब हो जाएगी। और वो अटैक करता है अपने कुनाई से। हारन हमारे एमसी के पास जाती है जिससे वो अटैक को रोक लेती है और उसी पे लग जाता है। तो ये बंदे कहते हैं कि तुमने अपने लॉर्ड को बचाने के लिए उड़ान भरी, खैर अगर तुम गायब नहीं होना चाहती हो तो तुमको गायब होना ही पड़ेगा, काफी समय हो गया है, तो चलो आज का काम यही खत्म करते हैं। और हारन गुस्साते हुए कहती है कि शैनगन थोड़ा दर्द होगा। तभी वो अपनी पावर को रिलीज करती है और वहाँ पर इल्यूजन बन जाता है। और एक बंदा अटैक करते हुए कहता है कि चलो अब मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ तुम्हारे स्किल में, लेकिन मुझे नहीं पता। तभी दूसरा लोग कहता है कि अरे भाई वहीं रुक जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है कि हारन अपनी आंखें खोलती है। जैसे ही आंखें खोलती है तो सामने वाला बंदा वहीं मारा जाता है। हारन कहती है कि अब मैं वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए था। और वो पहले वाले बंदे के पास आने लगती है और उससे कहती है कि सिर्फ तुम्हें पीटना ही काफी नहीं है। तो पहला वाला बंदा अपने मन में कहता है कि चांगवी तो ह्यून फोन है और उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो प्लीज, तो बस अपने ऑर्डर का पालन कर रहा था। तो हारन कहती है कि अब तुम मुझसे माफी मांगना चाहते हो। तो वो झुकते हुए कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा, बस मुझे यहाँ से जाने दो। तो ये बात सुन के वो कहती है क्या तुम में एक्टिंग करने की टैलेंट है? तो वो बोलता है कि हाँ मेरे पास एक्टिंग करने का टैलेंट है। तो हारन कहती है कि गुड, बढ़िया, इस स्टोन पर स्मेल्टिंग टेक्निक प्रिंटेड को देखो और उसे बनाओ और उस आग को एक्टिवेट
करती है तो वहाँ पर कुछ मंत्र लिखे होते हैं और ये वही आँख होता है जब वो चूहे को मारा गया होता है। और कहती है हरन हमारे पास सभी इंग्रेडिएंट मौजूद हैं तो चलो जल्दी करो, तुमको सावधान रहना होगा क्योंकि तुम इसे खाने वाले हो। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है तो हमारा एमसी बोलता है कि इसलिए तुमने उस स्वॉर्डमैन को मुझ में बदल दिया है। वो बोलती है कि हाँ, तो हमारे एमसी उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम फिर से हद से ज्यादा कर रही हो। हमारे एमसी के पास आते हुए बोलती है हरन मैंने उसे तुम्हारे मांस का एक छोटा टुकड़ा खिलाया, तुमको ब्लीडिंग रोकना होगा इसलिए इसे ले लो। और हमारे एमसी को अपना वही लॉकर दे देती है और कहती है कि अब बस यही बचा है कि तुम उस एनर्जी को पूरी तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लो। मुझे लगता है कि मैं बस इतना ही कर सकती हूँ, अब तक मुझे बहुत मजा आया है। हमारा एमसी उससे कहता है कि तुमको बस थोड़ी देर सोना है, इस तरह बात मत करो जैसे हम हमेशा के लिए अलग हो रहे हैं। हमारे एमसी पे अपना हाथ लाती है और वहाँ पर गले लगा लेती है और कहती है जब मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ जो अकेला रह जाएगा तो मुझे चैन नहीं मिलता, जब मैं यहाँ ना रहूँ तो अपना ध्यान रखना। और वो वहाँ से गायब हो जाती है और हमारा एमसी वहाँ पर अकेला रह जाता है और कहता है कि तुम जल्दी वापस आना, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। जहाँ हमारा एमसी जा रहा होता है तो वहीं पर जो हमारे एमसी का क्लोन को पकड़ के रो रही होती है। फिर हमें उस सुअर एल्डर को दिखाया जाता है और वो कहता है कि हाँ ऐसा हुआ था, और अपने मन में कहता है कि तुमने कहा कि उसने दो बोंग पील की गोली चुरा ली और उस गड़बड़ से भाग गया, मैंने उसे कम आंका था। अगर वो अपने घाव से उबर कर इंटरनल पावर की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो वो डेफिनेटली मेरा गला फाड़ने आएगा। और अपने बंदों से कहता है कि उसे ढूंढो, हम अपने सुप्रीम सेक्रीफाइस को बेकार नहीं जाने दे सकते। भले ही वो एक भयंकर बाघ हो लेकिन तुमने गहरे घाव के कारण वो अपने बॉडी के किसी भी हिस्से को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, हमें उसे ढूंढकर मारना ही होगा। जल्दी करो, जाओ और उसे ढूंढो, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे। फिर हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी जंगल में होता है और वो देख रहा होता है और वो किसी से कहता है कि बाहर आओ। तभी वहाँ से वही गोल्डन फिश निकलती है और कहती है कि बैक्सन के रूलर आप यहाँ आ गए हैं। हमारे एमसी को देख के कहती है कि तुम बहुत जख्मी हो। हमारा एमसी कहता है कि ये बहुत जरूरी है इसलिए मैं तुमको बाद में समझा दूंगा, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा इसलिए जल्दी करो और तैयार हो जाओ। हमारे एमसी की ये सब बातें सुन के गोल्डन फिश कहता है कि अगर माउंटेन रूलर कहता है तो डेफिनेटली मुझे उसका पालन करना चाहिए, लेकिन क्या तुम अपने बगल में बैठे उस छोटे लकड़े को अपने साथ ले जाओगे? तभी वहाँ पर कोई कहता है कि क्या मेरे बारे में? तभी और हमें एक जड़ी बूटी और को दिखाया जाता है और वो कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि वो तुमसे मुझे यही छोड़ने के लिए कहने वाला था। मिस्टर फैनगन उस कमीनों को यही छोड़ दो। हमारा एमसी कहता है कि मैंने कहा था कि तुम चीजों को केवल अपनी आंखों से ही देख सकते हो। तो वो बंदा कहता है कि ये मछली का सर है। तो वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। हमारा एमसी उन लोग से कहता है कि चलो तुम लोग भी मेरे साथ चलो। तो वो बंदा कहता है कि क्या तुमको लगता है कि वो घोड़ा है? फिर हमें उस काले बिल्ले का भी दिखाया जाता है जहाँ हमारे एमसी के केव में होता है। वो हमारे एमसी की एनर्जी को महसूस कर लेता है और कहता है कि ये तो वही है और भाग के जाने लगता है और कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि ये सैनगन के ही स्मेल है, आखिरकार तुम वापस आ ही गए। तभी कुछ देख के हैरान होता है, हमारे एमसी को देखता है जो जख्मी हालत में होता है और कहता है कि सैनगन तुम वापस आ गए। चिल्ला के कहता है कि वो कौन है, ये तुम्हारे साथ किसने किया? तो हमारे एमसी उससे कहता है कि मेरी हार हो या ना हो इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तो काला बिल्ला बोलता है कि हाँ वो क्या था, बिल्कुल, क्या हम इस काले बाघ से निष्पक्ष लड़ाई नहीं लड़ सकते थे? तो हमारे एमसी उससे कहता है कि लगता है आज मुझे सारे पागल लोग ही देखने को मिलेंगे, आज के लिए मैं बिजी हूँ, मैं अगली बार तुम्हारे साथ खेलूंगा इसलिए बाद में वापस आना। तो काला बिल्ला कहता है कि ठीक है, अगली बार कब? अब तक तो मैं फिर भी तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो हमारा एमसी कहता है कि तुमने कहा था कि तुम अब तक इंतजार कर रहे थे, स्टूपिड बास्टर्ड। अगर तुम इतना लड़ना चाहते हो तो जल्दी बैक्सन में लोग आने वाले हैं, तुम उनसे निपट सकते हो। तो वो बोलता है कि कौन? तो हमारा एमसी कहता है कि वेल ये डेसियोन हो सकता है या तो माउंट ओडून का एक बड़ा झुंड हो सकता है। ये बात सुन के वो कहता है कि डेसियोन, क्या तुमने डेसियोन से फाइट की? ये देख के तो ये लड़की भी हैरान होती है और कहती है कि ये तो अमेजिंग है, डेसियोन से लड़ने के बाद भी तुम अभी भी जिंदा हो और वापस आ गए। तो हमारा एमसी वहाँ से जाते हुए कहता है कि हाँ, इसके अलावा भी मुझे बहुत कुछ करना है इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। तो वो बोलता है कि वहीं रुक जाओ। तभी वो लड़की उसको मारती है और हमारे एमसी से कहती है कि क्या तुम प्लीज मेरी बात सुनोगे? मिस्टर फैनगन का दुश्मन पीछा कर रहे हैं, तुम्हारी बॉडी भी अच्छी नहीं है और तुम अकेले हो। तो हमारा एमसी कहता है कि तो वो बोलता है कि तुम मेरे मास्टर के साथ क्यों नहीं चलते? तो हमारा एमसी कहता है कि क्या? तो काला बिल्ला कहता है कि मैं सैनगन के साथ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो लड़की बोलती है मिस्टर ब्लैक टाइगर सिर्फ मिस्टर सैनगन से मुकाबला करना चाहते थे, बेशक अपने पूरे बॉडी को ठीक करने के बाद इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि चिपने की जगह पर जाने से पहले ही दुश्मन आप पर हमला नहीं कर देंगे, बल्कि ये एक ऐसी सिचुएशन बहुत अच्छी सिचुएशन है जहाँ आपको किसी की भी हेल्प की जरूरत होती है। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? तो हमारा एमसी ये बात सुन के अपने मन में कहता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी सिचुएशन है। फिर हमारा एमसी उन लोग से कहता है कि मैं इसे रिफ्यूज करता हूँ, मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता। अगर मैं किसी ऐसे पर्सन के साथ जाऊँ जो मेरी पीठ पीछे मुझे काट सकता है तो इससे मुझे केवल चिंता ही होगा। तो ये बात सुन के काला बिल्ला चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया
किया जा सकता। तो वो लड़की रोकती है और अपने पास से कुछ निकाल के कहती है कि अगर ऐसा है तो शायद आपको ये पता होगा, डबल फेस प्लेट। पीछे से काला बिल्ला बोलता है कि ये क्या है। तो वो लड़की बोलती है मास्टर चुपचाप शांत हो जाओ यहीं पर। और वो बताती है ये एक ऐसा खजाना है जो आत्माओं से बदला जा सकता है। तो हमारा एमसी कहता है कि क्यों। तो वो लड़की बोलती है मैं इस प्लेट पर मास्टर और अपना नाम लिखूंगी। और हम देखते हैं कि वो अपने खून से उस प्लेट पर लिख रही होती है और वो काला बिल्ला रेड कलर पे चमकने लगता है और कहता है कि ये क्या है। और वो लड़की हमारे एमसी से कहती है कि ये ले लो, तुम इसे ले जा सकते हो। तो हमारा एमसी ये देखिए अपने मन में कहता है कि ओ माय गॉड, वो उनके नाम खुद कैसे उकार सकती है, वो भी पागल हुए बिना। हमारे एमसी से कहती है तुमको किस बात में झिझक हो रही है, अगर तुम इसे प्लेट को अपने पास रखते हो तो तुम ये नहीं कह पाओगे कि तुमको नहीं पता कि हम मिस्टर सेनगन को नुकसान पहुंचा पाएंगे कि नहीं। तो हमारे एमसी सीरियस होके बोलता है इसे मुझे सौंपना, मानो अपनी जिंदगी मेरे हाथ में सौंपना जैसा है। तुमको क्या लगता है कि इसे इस तरह से देने से मैं क्या करूंगा। तो वो बोलता है कि हाँ ये सही है। काला बिल्ला बोल रहा होता है सेनगन इतना कायर तो नहीं है कि हमें जान से मारने की धमकी दे, है ना। तो वो लड़की भी कहती है कि हाँ मेरे विचार भी मास्टर के विचारों से मेल खाते हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि ये तो नेसेसरी नहीं है, इसे रखना मेरे लिए बहुत ज्यादा दबाव वाला काम है। तो वो पीछे से बोलता है कि सेनगुन। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, अब पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये बातें सुन के वो दोनों मुस्कुराते हैं, हमारे एमसी के साथ जाने लगते हैं। हमारे एमसी के साथ जाते हुए काला बिल्ला हंसते हुए कहता है कि ठीक है, तुम छोटे बदमाश घोड़े नहीं हो, इसलिए ये काला बाघ खुद तुम्हारा पीछा करेगा। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो वो बोलता है कि अगर हम उधर जाएं तो वो लाल रंग के मनमोहक सरकंडे के खेत हैं। हमारा एमसी कहता है कि हम टहलने नहीं जा रहे हैं। और वो लोग ऐसे बोल बोल के जाने लगते हैं।